नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल। बहुत बहुत स्वागत है सभी देखने वाले साथियों का हमारे इस चैनल के ऊपर। तो साथियों, आप देख रहे होंगे आपके सामने ये बोल्ट रखा हुआ है जो है कि आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है 89,000 का। तो इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं क्या खास बात होती है इस एम्पलीफायर की, ऐसी है ना। एम्पलीफायर की आउटपुट बड़ी अच्छी है, आजकल ट्रेंडिंग में ये सेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कहीं न कहीं क्लास डी एम्पलीफायर से भी ज़्यादा ये एम्पलीफायर देखने में मिल रहा है। तो इसके बारे में अपने को ज़रूर जानकारी प्राप्त करनी है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों हम लोग ये बात करेंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ी ऐसा एम्पलीफायर बनाने की, है ना। आपने मेरे चैनल के ऊपर क्लास ए के बारे में देखा होगा, क्लास ए के बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट वीडियो उसकी भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी चीज़ें बता देता हूँ। आप लोगों ने साथियों इससे पहले क्लास एच का एम्पलीफायर भी देखा है। अब क्लास एच का जो एम्पलीफायर है उसकी ही ये एक न्यू वर्जन है, उसका अपडेट वर्जन है। कि जो क्लास एच में आप लोगों ने देखा आउटपुट उसकी भी अच्छी थी, अब उसको भी क्लास एच को भी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना। और ये भी क्यों बनाया, तो हम इन चीज़ों के बारे में जो गहराई से जो चीज़ें ना वो जाननी ज़रूरी रहती है। क्लास ए बी, क्लास एच, क्लास टी डी, इन एम्पलीफायरों की धीरे धीरे करके क्यों आवश्यकता रही, है ना। इन चीज़ों के बारे में जब हम इसका थ्योरिकली जब नॉलेज लेते तब अपने को पता चलेगा। आज हम लोग इसका एम्पलीफायर के बारे में बहुत सारी गहरी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, वो इस पे चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोगों ने करना क्या है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा क्लास एच के अंदर जब ये वाला जैक होता था ना, तो ये ऐसे दो जैक लगा करते थे, ठीक है। और इसके अंदर एक जैक लगा है, एक जैक में भी कितने कनेक्शन आप देख रहे हो, सिर्फ 4 कनेक्शन, जिसमें एक आउटपुट है, ठीक है, और 2 इसके अंदर ग्राउंड की पिन है, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है इसलिए डबल ग्राउंड दिया इन्होंने, क्योंकि दोनों चैनलों के लिए ग्राउंड जो रहता है ना वो कॉमन ही रहता है। और यहाँ पे भी जो एक बार तो देखो पॉजिटिव वाले पे लोड पड़ गया, एक बार नेगेटिव वाले पे लोड पड़ गया, लेकिन ग्राउंड है जो दोनों का कॉमन है, इसलिए यहाँ पे डबल वायर लगाई है, ठीक है। आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक में थ्योरी करी होती है उनको तो इन बातों का पता होता है कि ग्राउंड कितना क्या महत्व रखता है, क्योंकि ग्राउंड ये दोनों तरफ ही कॉमन रहेगा। जब पॉजिटिव वाली साइड पे लोड गिरना है तो भी ग्राउंड पे ही बराबर साथ में आना, जब इधर पड़ना है तो भी बराबर ही आना है। अब ये जो जैसे आप ब्लू वायर देख रहे हो और रेड वायर देख रहे हो, इनके ऊपर तो जो लोड गिरना है वो बारी बारी से गिरना है फ्रिक्वेंसी के अनुसार, लेकिन जो कॉमन वाला है इसके ऊपर कंटिन्यूस गिरना है, समझ रहे हो आप। इसलिए कॉमन के ऊपर जो वायरें हैं वो 2 लगाई जाती है, क्योंकि इनके ऊपर तो जिस प्रकार से एक फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स में जो सिग्नल है उसकी जो पोलरिटी जैसे जैसे जिस फ्रिक्वेंसी के अनुसार चेंज होती है तो इनको तो गैप मिल जाता है, और लेकिन जो ग्राउंड है उसको गैप नहीं मिलता, क्योंकि वो दोनों ही समय में कॉमन रहेगा उसके ऊपर, तो इसलिए ग्राउंड की वायर को डबल करना पड़ता है। हम बात करते थे कि क्लास एच के अंदर ऐसे 2 जैक एक ही चैनल के ऊपर मिलते थे, उनका अक्सर रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाइयों के ना वो टुकड़े किए गए थे, क्योंकि जो आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर रहते हैं, आउटपुट वाले ट्रांजिस्टरों के ऊपर अगर हम कंटिन्यूस हाई वोल्टेज रखते हैं तो आउटपुट के जो ट्रांजिस्टर वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। अभी हमने ट्रांजिस्टर यहाँ निकाल रखे, कोई ख़ास बात नहीं है। तो उनके ऊपर क्या है, अगर जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज रहेगा तो वो ज़्यादा हीट होते थे, तो उसके लिए सप्लाइयों के जो टुकड़े करने पड़ते थे। जैसे क्लास एच में आपने देखा कि सप्लाइयों के 3-3 टुकड़े करने पड़े, है ना, लो, मीडियम, हाई। और यहाँ पे
जो क्लास एच के अंदर एक झमेला था कि प्रत्येक सप्लाई को ऑन करवाने के लिए अलग अलग स्टेपर बनाने पड़ते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जिस प्रकार से ये वाला स्टेपर है, प्रत्येक सप्लाई को ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ एक एक स्टेपर का उपयोग करना पड़ता था। ठीक है, एक मीडियम के लिए, एक हाई के लिए, चाहे मान लो ये वाला स्टेपर लगा दिए तो भी ठीक है, एक मीडियम के लिए, एक हाई के लिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक सप्लाई को ऑन करवाने के लिए स्टेपर लगाने पड़ते थे, जिससे जो सप्लाइयाँ हैं ना वो आउटपुट को सेंस करने के लिए एक सेंसिंग सर्किट लगाना पड़ता था। तो जो एक आउटपुट को सेंस करता था कि अभी आउटपुट साइड को अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से वो देखो इसी के अंदर ये जो स्टेपर होता है ना, यही सेंसर सर्किट होता है। ये सेंस भी करता है कि किस समय आउटपुट को ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है। तो लो रेल के पीक पॉइंट के ऊपर कब हमारा आउटपुट पहुंचता था, तो उससे पहले ही मीडियम सप्लाई को जो सेंसिंग सर्किट है उसे सूचना देनी पड़ती थी कि भी आउटपुट सेक्शन को आवश्यकता है अधिक वोल्टेज की। तो वो सेंसिंग सर्किट मीडियम रेल को कमांड देके और उस सप्लाई को ऑन करवा देता था, जिससे मीडियम रेल की सप्लाई है जो आउटपुट सेक्शन पे पहुंच जाती थी और हमारी जो पावर है, आरएमएस पावर है और आउटपुट लेवल है वो बढ़ जाता था जब आवश्यकता रहती थी। जैसे सिग्नल छोटा होता था तो वो सप्लाई वापस अपने ठिकाने पे लौट जाती थी, और ज़्यादा सिग्नल बड़ा होता था तो मीडियम सप्लाई के बाद में जो हाई रेल की सप्लाई है उसे कमांड मिलती थी सेंसिंग सर्किट से। तो वो जो सेंसिंग सर्किट है वो हाई रेल को ऑन करवा देता था, तो जिससे हाई वोल्टेज आउटपुट सेक्शन में पहुंच जाते थे। अभी साथ के साथ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ साथियों, आपने ये स्टेपर देखे होंगे, ये आईसी से बने हुए स्टेपर होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक कंपैरेटर आईसी लगती है LM311। तो ये जो स्टेपर होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अकेले आईसी से बनते हैं साथियों, ये डायोड से भी बन जाते हैं, ये ट्रांजिस्टर से भी बन जाते हैं, ये माउसपैड से भी बन जाते हैं और ये आईसी से भी बन जाते हैं। ये 4 तरीके से बनते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने तरह के देखे हैं। क्या डायोड वाला देखा है, क्या आपने ट्रांजिस्टर वाला देखा है, क्या आपने माउसपैड वाला देखा है। आईसी वाला तो मैंने आपको दिखा दिया कि सामने रखा। आपने ज़रूर कमेंट करना है किन चारों में से आप कितने जानते हो या कौन कौन से आपने देखे। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, आप लोगों को इस वाले एम्पलीफायर तक पहुंचने से पहले आप लोगों को ये जो 4 तरह के स्टेपर आते हैं ये आपको सीखने पड़ेंगे। इसके बारे में आपको अनुभव लेना पड़ेगा, इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। ये और ये एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें भी LM311 ही है और इसमें भी LM311। इनके बारे में आप लोगों को सीखने की आवश्यकता रहेगी, जानना पड़ेगा आपको। चाहे आप घर पे रह के, अपनी शॉप पे रह के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख के उसके बारे में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके तो आप सीख सकते हो। अगर ठीक है, उसमें देखो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने में, पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आपको पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में टाइम नहीं है तो साथियों आपको पता ही कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, हम लोग इसका ट्रेनिंग करवा सकते हैं आपको पूरा डिटेल से, पूरा थ्योरी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से भी कैसे कैसे ये जो है प्रोसेस वर्किंग करता है। चलो आते हैं हम वापस उसी मुद्दे पे। अगर आप लोगों ने सीखना तो संपर्क कर लेना, ठीक है, स्क्रीन पे हमारा आपको नंबर मिल जाएगा। तो साथियों ये जो उसके लिए ये जो हमारे स्टेपर मैंने बताया कि स्टेपर बनाने पड़ते थे, है ना, मीडियम हाई के लिए। तो उसके बाद में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद में क्या हुआ कि ये इसका लेटेस्ट वर्जन निकाल दिया, है ना, कि ये स्टेपर की और सप्लाइयों के जो टुकड़े हैं वो टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको पता होगा कि जहाँ पे ये वाले एम्पलीफायर बनते हैं जहाँ पे जिनमें ये वाले स्टेपर बनते हैं, तो इस स्टेपर का भी कहीं कहीं झमेला था। माउसपैड तो देखो इसमें भी लगते हैं, इसमें भी लग जाते हैं, है ना। किसी एम्पलीफायर में स्टेपर के लिए, उन सप्लाइयों के लिए जो कैपेसिटर वगैरह वो भी ज़्यादा बड़े लगाने पड़ते थे, और ज़्यादा बड़े कैपेसिटर लगाने पड़ते थे, ज़्यादा संख्या में कैपेसिटर लगाने पड़ते थे। सप्लाइयों को
के टुकड़े करने पड़ते थे। फिर लास्ट के अंदर जो मेन जो रीज़न था वो आपको और बता देता हूँ कि क्यों इस एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ी, क्यों ऐसा एम्पलीफायर बनाने की नौबत आई। क्योंकि ये जो स्टेपर वाले जो एम्पलीफायर थे ना क्लास एच, ये एम्पलीफायर एक इस टाइप से बनाए थे कि चलाने वाले जो लोग हैं वो भी इनको साथ साथ में समझें। क्योंकि इन वाले जो एम्पलीफायर हैं उन पर जो लो रेल है वो काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि डबल कैपेसिटर लगे होते हैं, करंट सोर्स वहाँ पे थोड़ा सा मजबूत होता है। मीडियम और हाई रेल है, वहाँ पे कैपेसिटर सिंगल होने की वजह से वहाँ पे वोल्टेज अच्छा मिल जाता है, लेकिन करंट है वो थोड़ा कम मिलता है लो के मुकाबले में। तो वो इसलिए बनाए हुए थे कि एम्पलीफायर को कोई भी आदमी ओवरलोड ना चलाए, ठीक है, अपने जो क्लिप लेवल तक उसको कंटिन्यूस ना चलाए, नॉर्मली जो क्लिप लेवल तक पहुंचता रहे, और लेकिन एम्पलीफायर जो आउटपुट अच्छी देता रहे। तो ये कंडीशन में चलाए थे। लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि लोग जो चलाने वाले हैं वो उसको बहुत ओवरलोड चलाते थे। ओवरलोड चलाने पे जो इसका हाई रेल है वो कहीं कहीं फेल हो जाता था। मीडियम रेल हाई रेल के मॉसफेट बहुत ज़्यादा बार कटते थे। स्टेपर वगैरह में भी कई लोग आईसी प्रिंट वगैरह सब ये चीज़ें जला देते थे, ठीक है। तो ये कहीं कहीं समस्या थी। और उससे बड़ी समस्या कह दें, चाहे हम टेक्नोलॉजी कह दें, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है ना। एम्पलीफायर भी बड़े, सॉरी स्पीकर भी बहुत बड़े आने लग गए हैं ना। आपको 21 इंची 24 इंची है ना, 3-3 हज़ार वाट के पर चैनल। तो साथियों रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि हमें पावर ज़्यादा चाहिए। पावर ज़्यादा के लिए करंट और वोल्टेज दोनों की आवश्यकता रहती है। जिन लोगों को थ्योरी का पता, उनको पता कि पावर बराबर करंट गुणा वोल्टेज। तो साथियों दोनों चीज़ों की आवश्यकता रहती थी। अब जहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात आ जाती है, तो ट्रांजिस्टर जो है साथियों उनको करंट के साथ साथ में वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अधिक वोल्टेज के ऊपर इनको भी बहुत ज़्यादा हीट होना पड़ता है। तो इस चक्कर के अंदर जो ट्रांजिस्टर वगैरह वो भी ज़्यादा करंट के बनाए। क्योंकि इस वाले एम्पलीफायर में आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रांजिस्टर उपयोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा करंट के रहते हैं, है ना। उनका जो करंट रेशियो है, वोल्टेज है, वो कुछ ज़्यादा ही रहता है ना। तो जैसे 21, 193, 94 का जो पेयर आता है वो कॉस्टली भी है। मार्केट में मेरे हिसाब से 650-700 रुपये तक का पेयर वो आता है। और वहीं पे 1943-5200 तो उसके पेयर से अगर हम देखें तो 2 से 3 गुना महंगा है वो, क्योंकि करंट रेशियो उसका ज़्यादा है। और जब वो महंगे है तो उसी के अकॉर्डिंग इस एम्पलीफायर की देखो आपको जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा चली जाती है, और जो रिपेयरिंग है वो भी ज़्यादा चली जाती है। जब रिपेयरिंग ज़्यादा चली जाती है तो उसके जो सर्विस चार्जेज है वो भी उनसे क्लास एस से डबल लगते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर टुकड़े किए गए थे सप्लाइयों के, वो यहाँ पे टुकड़ों वाला जो झंझट है ना वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया। जो 3 तरह के टुकड़े किए जाते थे सप्लाइयों के, लो, मीडियम और हाई, उनके यहाँ पे जो झमेला था वो ख़त्म करके मात्र सिर्फ हाई और मतलब एक वोल्टेज रख दिया यहाँ पे उसके पास में। आप लोगों को पता है कि हाई वोल्टेज माइनस और हाई वोल्टेज प्लस, उन जो बीच में ये स्टेपर वाला जो झमेला था ना उसको हटा दिया, और वो जो सप्लाई थी वो यहाँ पे लाके कमांड कर दी। लेकिन उस सप्लाई को, हाई वोल्टेज को ऑपरेट करवाने के लिए, ट्रैक करवाने के लिए, है ना, जो इसके अंदर सिस्टम लगा है उसके अंदर तो मैंने बताया कि जैसे स्टेपर वाला सिस्टम था, कंपरेटर आईसी लगा के, ठीक है, और वो चला दे। लेकिन इसके अंदर जो क्लास टीडी के अंदर जो सिस्टम कराया उन्होंने, वो इन्होंने एक डिजिटल सिस्टम से इसका जो वोल्टेज उसको ट्रैक करवाया, ठीक है। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं डिजिटल वोल्टेज ट्रैकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, इसके अंदर लगाया गया था। तो उस डिजिटल वोल्टेज ट्रैकिंग सिस्टम से ये जो प्रोसेस इसका काम करता है, ठीक है। आउटपुट सेक्शन तक इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो लोग क्लास ए बी एम्पलीफायर को समझते हैं कि क्लास ए बी एम्पलीफायर किस प्रकार से रहता है, ये एम्पलीफायर पूरा का पूरा सेम उसी तरीके से वर्किंग करता है। जिन लोगों ने एम्पलीफायरों को एक थ्योरिकल तरीके से, देखो प्रैक्टिकल तो आदमी पूरी ज़िंदगी ही करता है, जिन लोगों ने एक थ्योरिकल तरीके से एम्पलीफायरों को सीखा है तो वो आदमी इन एम्पलीफायरों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 दिन में 2 दिन में ही वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये मेन कारण रहता है। तो आउटपुट तक ये क्लास ए बी सिस्टम ही होता है इसके अंदर, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पे जो क्लास एच वाला जो स्टेप रहता है, ये
डिजिटल सिस्टम रहता है, इसे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हम लोग इसमें कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सिग्नल है, जो पहले आउटपुट सेक्शन है, उस आउटपुट सेक्शन को सेंस करके, ठीक है, और यहाँ पे आपको PWM कार्ड है, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी गहराई से होना चाहिए कि किस तरीके से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो बदला जाता है उसी को बोला जाता है PWM टेक्नोलॉजी, ठीक है। या आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसके अंदर लगता है, उसी के अकॉर्डिंग ये PWM जो है पल्स बनती है, ठीक है। तो ये जो जितना सिस्टम है ये डिजिटल पल्स के ऊपर चलता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक IC देखो, कपलर IC लगाई जाती है 6N137, ठीक है। तो ये जो IC जो है ये कपलर IC है, इस IC को इसलिए लगाया जाता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आपस के अंदर कोई इनके कनेक्टिविटी ना हो, दूर दूर रहकर भी ये अच्छे से लो वोल्टेज से सिग्नल ले और हाई वोल्टेज जो है उसको कमांड देके उसको ऑन करा दे, उसको ऑपरेट करवा दे। लेकिन दोनों जो है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दूर दूर रहकर, आपने ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी देखी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आपस में अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अगर करंट दूसरी साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर पहुंचता है तो वो किसके ज़रिए पहुंचता है, जो उसके अंदर AI कोर लगी होती है या उसके अंदर जो टोरोडाइल कोर लगी होती है, उसी के थ्रू एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर जो है वोल्टेज पहुंच जाता है। सेम उसी प्रकार से जो ऑप्टो कपलर है वो उसी प्रकार से ही वर्क करते हैं। ये ओसिलेशन की तरह है, मतलब एक इंसुलेटर भी कह सकते हैं हम, या ओसिलेटर की तरह भी कह सकते हैं कि एक सेक्शन से हम ये दूसरी सेक्शन के अंदर सिग्नल को भेज देते हैं, और लेकिन दोनों जो सेक्शन है उसको दूर दूर रखते हुए वहीं पे इन ICयों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि जो लो रेल है हमारा, वहाँ से लेकर हाई रेल को हम ऑपरेट करवा दें। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या फ़र्क है, बस यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉनिक माइंड है और इलेक्ट्रिकल पावर है। तो यहाँ पे अधिक पावर है, अधिक करंट है, अधिक वोल्टेज है, उस अधिक करंट वोल्टेज को इस IC के थ्रू एक जो बिल्कुल लो वोल्टेज के सिग्नल से इस हाई वाले करंट वोल्टेज को ऑपरेट करवाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्टो कपलर IC है ये लगाई जाती है। ये एक नॉर्मली ऑप्टो कपलर IC नहीं रहती, इसको अगर हम इंटरनली जब आप देखोगे तो इसके अंदर लॉजिक गेट्स रहते हैं, जो कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जो गेट्स होते हैं, जो स्विचेज होते हैं वो रहते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये जो डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करती है। जो इसका प्राइमरी सेक्शन है इस IC में, इसमें भी दो सेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेक्शन जो इसका रहता है वो डिजिटल सिग्नल के ऊपर वर्क करता है, उसी से जो इसका सेकेंडरी सेक्शन है यानी आउटपुट वाला सेक्शन है, वो जो लॉजिक सिस्टम होता है उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, तो वो उसी के थ्रू ही वर्किंग करते हैं, जिससे आगे जाने के बाद में ट्रांजिस्टर और मॉसफेट उस सिग्नल को पकड़ के एम्पलीफाई करके, और जो यहाँ पे हाई करंट के जो मॉसफेट लगते हैं उनको रन करवाए जाते हैं, ठीक है। और उसी के थ्रू साथ ही यहाँ पे जो देख रहे हैं हम ये कॉइलें लगी है, आप इसको कॉइल है देखने में ये कॉइल है, लेकिन अगर आप इंटरनली इनको देखोगे तो ये एक तरीके से ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो लोग ढंग से वीडियो देखेंगे, जो लोग ढंग से इस वीडियो को समझेंगे, वो तो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये भी एक तरीके के ट्रांसफार्मर है, ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन इनको बनाया कैसे गया, क्योंकि देखो जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी कहीं न कहीं अपने आप में एक इंडक्टर ही है, और ये भी अपने आप में एक इंडक्टर ही है, ठीक है। तो ये भी एक छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं, क्योंकि जब इसके अंदर जो DC वोल्टेज है ना, वो भी जो हमारा ऑडियो सिग्नल है उस ऑडियो सिग्नल के अकॉर्डिंग नाचता है इसमें, उस ऑडियो सिग्नल के अकॉर्डिंग ये जो DC वोल्टेज है ना वो स्विचिंग करता है। तो जो हमारी ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, उसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब यहाँ पे स्विचिंग प्रक्रिया चलती है, ठीक है, DC में, तो जिस प्रकार से हमारा एक SMPS कैसे वर्क करता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी जैसे DC वोल्टेज जब स्विचिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके अंदर इसमें भी एक सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर AC वोल्टेज जनरेट होते हैं,
ठीक है, उसको हम ऑक्सिलरी वोल्टेज कह सकते हैं, जैसे एसएमपीएस में एक ऑक्सिलरी वोल्टेज होते हैं ना, उसी प्रकार से। तो वो जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है उनको रेक्टिफाई करके और फिर जो हमारा जो इस सेक्शन को चलाने वाली जो मेन वोल्टेज है, मेन सप्लाई है, उसको दिया जाता है। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे बड़े कैपेसिटर कौन से, यही है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर, ये इस सेक्शन को चलाने वाले जो मेन हमारे ऑक्सिलरी वोल्टेज है ना, वो यहीं पे इन्हीं कैपेसिटरों के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन में जिस प्रकार से एक एसएमपीएस स्टार्टिंग के अंदर कैसे वर्क करती है ना, उसके अंदर भी एक स्टार्टेड वोल्टेज चाहिए ना अपने को, तो उस प्रकार से इस वाले सेक्शन के अंदर ही स्टार्टिंग वोल्टेज होती है। ठीक है, स्टार्टर रेजिस्टेंस भी होती है इसके अंदर। ठीक है, जो इस सेक्शन को सबसे पहले हाई वोल्टेज से सप्लाई देती है और सप्लाई देने के बाद में इस सेक्शन को ऑन करवा देती है। और उसके बाद में ये जो ट्रांसफार्मर मैंने बताया जैसे एसएमपीएस में वर्क करता है ना, सेम उसी प्रकार से इसके अंदर भी वर्किंग करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो सेक्शन, जो पूरा सेक्शन होता है ना, एक डिजिटल जो सिस्टम है उसके ऊपर ये वोल्टेज इसके ट्रैक करते हैं। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी एक जो स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टेड रजिस्टर रहती है, वो रजिस्टर के बाद में यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। उस वोल्टेज के बाद में ये जो यहाँ का सेक्शन और ये पूरी आईसी वर्क करती है। और वो भी वोल्टेज कैसा रहता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का वो वोल्टेज रहता है। अगर मान लो एक तरह का वोल्टेज भी मिस हो गया तो वर्क नहीं करेगा। और मान लो अगर स्टार्टिंग वोल्टेज ही यहाँ पे नहीं बने तो ये सेक्शन वर्क नहीं करेगा। और उस वोल्टेज में से भी छोटे बड़े वोल्टेज कई और वोल्टेज बनते हैं जिससे आईसी भी वर्क करती है। ठीक है, और आईसी जब वर्क करेगी तभी अपना ये यहाँ का जो सेक्शन है ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा तभी यहाँ पे जो मॉसफेट वगैरह लगे हैं, ठीक है, इनके ऊपर वोल्टेज आएंगे। अब ये वोल्टेज वर्क करके तभी यहाँ पे आके जो वोल्टेज है स्टार्टिंग का जो वोल्टेज है वो बनेगा। क्योंकि ये जो आउटपुट सेक्शन है इसका वोल्टेज सबसे पहले किसके हाथ में दिया, वो भी इसी के हाथ में ही दिया हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग का जो वोल्टेज आउटपुट सेक्शन में तब तक वोल्टेज नहीं जाएगा, तब तक आपका यहाँ का जो सेक्शन है वर्क नहीं करेगा। और ये जो जब तक यहाँ का जो सॉफ्ट स्टार्ट होता है सिस्टम इसके अंदर, जब तक इसके अंदर जो सॉफ्ट स्टार्ट या स्टार्टेड वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनेंगे, वो स्टार्टेड वोल्टेज बनते हैं तभी ये वाला सेक्शन वर्क करता है। तो ये जो आउटपुट सेक्शन होता है साथियों, इसके अंदर जो स्टार्टिंग वोल्टेज बनते हैं 9 वोल्टेज, किसी में 10 वोल्टेज, किसी में 12 वोल्टेज, तो जो इसका आउटपुट सेक्शन है वो भी 9 से 12 वोल्टेज के अंदर स्टार्टिंग में वर्क करता है। तो उस 9 से 12 वोल्टेज का जो आउटपुट सेक्शन है, ठीक है, उसी सेक्शन को ये वाला जो PWM सेक्शन है उस सेक्शन को सेंस करके फिर आगे इसी सेक्शन को ये चलाता है। ठीक है, जब इसकी आउटपुट इधर वाले सेक्शन के लिए इनपुट बन जाती है और वो सेक्शन से जब ये सेक्शन वर्क करता है तो जैसे जैसे मेरी स्विचिंग प्रक्रिया बढ़ती है तो उसके बाद का जो वोल्टेज है, जो इसी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसी से आगे जो वोल्टेज है, यहाँ का जो वोल्टेज है वो वर्क करता है। और उसके बाद में जब हम सिग्नल हमारा बहुत छोटा आ जाता है तो ये स्टार्टेड वोल्टेज पे रेजिस्टेंस होकर वोल्टेज पे आके रन करने लग जाता है और सिग्नल बढ़ता है तो बाद में ट्रांसफार्मर वाले वोल्टेज पे आके वर्क करने लग जाता है। तो ये कुछ बहुत गहरी बातें हैं। अगर हम इसमें इसी एक ही वीडियो के अंदर आपको इस एम्पलीफायर की रिपेयरिंग सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी, एकदम से आप लोग नहीं सीख पाओगे। लेकिन जो लोग समझदार है, जानकार है, जो मैंने ये इतनी सारी बातें बताई है तो ये उन बातों से बड़ा कुछ सीख पाएंगे, बड़ा कुछ इन चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे, तभी जाके हमारा ये वाला जो सेक्शन है वर्क करता है। इसमें बड़े सारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है, रेगुलेटर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर जो रेक्टिफायर सेक्शन होता है वो भी साथियों एक जो नए जो टेक्निक है उसका रहता है। ठीक है, वो एक थ्योरिकल सिस्टम से ही आप लोग समझ पाओगे कि वो रेक्टिफायर सेक्शन इसका किस प्रकार से वर्किंग करता है। ठीक है, आउटपुट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट में इन्होंने जो कॉइल लगाई है, ठीक है, दूसरे में अंदर जो एयर टाइप कॉइल लग जाती है, इसके अंदर फ्राइट कॉइल लगा दी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज है और इसके लिए जो ये फ्राइट कॉइल लगाई जाती है वो एयर जो कॉइल है उससे भी थोड़ा सा बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो ये करंट के लिए, ठीक है, जो हमारा लो क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है लो फ्रिक्वेंसी के लिए अच्छा रहता है,
तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए ये जो इंडक्टर है ये बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि जो एक एम्पलीफायर में से आउटपुट के लिए स्पीकर को या आप सिग्नल को मान लो कि जो एक करंट के झटके लगते हैं उन झटकों को ये बचाने की कोशिश करता है। और उसके बाद में यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये प्रोटेक्शन सेक्शन है। प्रोटेक्शन सेक्शन सभी एम्पलीफायरों के एक जैसा ही काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन सेक्शन के बारे में अगर आप गहराई से समझ लो, जान लो और कैसे कैसे वर्क करता है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर अगर साथियों मैं बात करूँ आपको, तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। अगर आपको हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से अगर स्टडी कराता हो, आपके नज़दीक में कराता हो, आपके पड़ोस में कराता हो, या आप कहीं बुक्स किताबों में पढ़ सकते हो, या इंटरनेट पे अगर आप देख सकते हो, आपको अगर ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कर लिए, तो आपके लिए कोई सा भी एम्पलीफायर मुश्किल नहीं है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल के ज़माने में लोग किताबों से डरते हैं, थ्योरी से डरते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक मिथ्या है कि जो पुराने टेक्नीशियन हैं, किसी के पापा करते थे, किसी के चाचा करते थे, तो किसी के दादा करते थे, ठीक है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, जो उनसे बातें समझी है, उनसे जो बातें सुनी है, मैं उनकी यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने सीखा हुआ प्रैक्टिकली तौर के ऊपर। लेकिन अब उन्होंने इतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। आजकल के जो ज़माना चला उसके बारे में उनको पता नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन क्या है, वो तो उनके लिए अपने को घर पे गालियाँ दे देंगे कि आप सारा दिन इसी फ़ोन में बड़े रहते हो, सारा दिन इसी फ़ोन में घुसे रहते हो, ये आपको क्या देता है, कुछ न कुछ देख लो, कर लो, सीख लो, पढ़ लो। तो उनके लिए तो ये फ़ोन भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। क्योंकि उनके ज़माने में वो नहीं थे, वो अपनी जगह सही है। आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। आजकल के ज़माने में लोग फ़ोन से भी सीख सकते हैं, फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से भी सीख सकते हैं, ठीक है। आजकल आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है ना, जो रोजी रोटी है वही फ़ोन पे टिकी हुई है। तो ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसका उपयोग है ना वो गलत और सही होता है। तो उसी लिए मैं ये कहता हूँ कि ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आपको अगर कहीं सिर्फ 5, 7 या 10, 15 दिन की या महीने की क्लास अगर ट्रांजिस्टर की होती है ना, तो आप ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास में आओ, मैं आपको सिखाऊं तभी आप सीखोगे, आप कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो देखने वाले सारे के सारे लोग मेरे से होशियार, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये कह दूं कि आप मेरे से कमज़ोर हो, आप मेरे से भी होशियार हो, ठीक है। मेरे से भी आपका ज़्यादा दिमाग शार्प है, आप मेरे से भी ज़्यादा स्पीड से और जल्दी सीख सकते हो। इसलिए तो आप कितने सारे चैनल यूट्यूब के आप देख रहे हो और देखते हो। तो आप लोग कहीं कहीं ज़रूर सीखिए, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग हैं वो ये कह देंगे कि थ्योरी में क्या रखा है, बस वो गलत है। जो आदमी आपको ये कहते हैं कि थ्योरी में क्या रखा है, अकेली थ्योरी से आप क्या सीख जाओगे, बस उस आदमी को आप कट कर दो, ठीक है। उस आदमी से आप दूरी बना लो, वो आदमी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। देखो थ्योरी में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। थ्योरी से आप एक काल्पनिक तरीके से कल्पना करके ही उस चीज़ को पढ़ सकते हो, कल्पना करके उस चीज़ को देख सकते हो, तुलना कर सकते हो, जिसको रेफरेंस बोला जाता है ना, तुलनात्मक तरीके से किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हो आप। वो करोगे आप सिर्फ थ्योरी की वजह से। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल भी ठीक है, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आपको थ्योरी नहीं देगी, प्रैक्टिकल रहेगी, तो आप इसके सारे के सारे पार्ट्स है वो निकाल के बाहर फेंक दोगे। क्योंकि इसको ज़्यादा परेशान कौन करता है, इसको ज़्यादा ख़राब कौन करते हैं पता है? ज़्यादा प्रैक्टिकल वाले, ज़्यादा थ्योरी वाले नहीं करते। जिनको थ्योरी है ना वो इसको समझेंगे, नहीं होगा ना उसके नहीं समझ में आएंगे तो वो दूसरे को भेज देंगे कि भैया यार आप कर दो, मेरे समझ से बाहर है। अगर आप ये चीज़ पहुँच गई प्रैक्टिकल वाले के हाथ में, तो भैया प्रैक्टिकल वाला तो यहाँ से सारे के सारे पार्ट उखाड़ देगा, और नीचे जो ट्रैक का ना वो उखाड़ देगा, वो अलग पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकालेगा और क्या क्या चीज़ें वो इसके अंदर डाल के एक्सपेरिमेंट करके देगा, और पता नहीं कितनी जगह से वो धुआं मरा देगा इसको, जगह जगह पार्ट्सों में से धुआं निकाल देगा, रजिस्टर से जला देगा, ठीक है। और 2, 4, 5 कोई ट्रांजिस्टर बचे तो उनको और ख़राब कर देगा। मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा, उनके तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का ना जो तरीका है वो सही होना चाहिए, अपने को सही रिजल्ट तभी मिलते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जो रिजल्ट है ना वो तरीके के है। कोई आदमी जल्दी रिपेयर कर देता तो भैया उसका तरीका अच्छा है, कोई आदमी इसको समझदारी से रिपेयर करता है, वरना बढ़िया रिपेयर कर देता तो उसका तरीका अच्छा है, ठीक है ना। टारगेट तो सभी का ही है कि हम लोगों ने एम्पलीफायर को ठीक करना है, लेकिन तरीके सबके डिफरेंट है, मकसद सभी का एक ही है, तरीके सभी के डिफरेंस है। इसी प्रकार से जो हम लोग सिखाने वाले हैं ना, हमारा भी जो मकसद है वो होता है कि सिखाना, ठीक है।
मकसद सिखाने वाला को सभी का ही एक है, लेकिन सभी के तरीके डिफरेंट है। रिजल्ट जो हमें मिलने हैं वो तरीके से मिलने हैं, जिसका जितना अच्छा तरीका होगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी। हम लोग बात करे थे इसके अंदर, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर जो बहुत बेस्ट चीज़ है, ट्रांजिस्टर के बारे में करना चाहिए। कपलर जो है ना, ऑप्टो कपलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी लगा है उधर भी लगा है ना। तो ऑप्टो कपलर के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी का एक नया पार्ट्स है। वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी धीरे धीरे जितनी जो चीज़ें ना, जैसे हाई वोल्टेज की चीज़ें आ रही है, तो इन कपलरों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना। ट्रांजिस्टर आगे, इसका ड्राइवर सेक्शन आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है। यहीं पे ड्राइवर सेक्शन के साथ साथ में इसका क्लिपिंग सेक्शन है, वो भी यहाँ ट्रांजिस्टर से बना हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर आईसी आ गई, जो इनपुट के अंदर आईसी लगी। आईसी के पास में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एलसीआर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी गेन कंट्रोल के लिए लगा हुआ है। इसी के हाथ में है साथियों। इस एलसीआर के थ्रू ही हम इसके जो आउटपुट सेक्शन है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसको निकालना नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसको निकाल करके फेंक देंगे। निकालना नहीं है, कई लोग इस चक्कर में इसको निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। ये एलसीआर एक रिले की तरह देखने वाला मिल रहा है आपको, ठीक है ना। ये देखो, ये 2K का जो एलसीआर है, तो इसको निकाल के नहीं फेंकना है। कई लोग इन चक्करों में निकाल करके फेंक देते हैं कि एम्पलीफायर की आउटपुट हमने बढ़ा दी इन चीज़ों से, क्योंकि जब आप आउटपुट बढ़ाते हैं तो जो इसकी कंट्रोलिंग है वो आप खो देते हो, ठीक है। जो इसके जितने इसके अंदर कंट्रोलिंग किया रहता है सेक्शन, वो सब सेक्शन आप इसको खो देते हो। ये भी जो इतना अच्छा सेक्शन, 2 ट्रांजिस्टर ये देना, ये भी इसका एक कंट्रोल है। एक साइड के करंट को ये भी कंट्रोल कर रहा है, दूसरी साइड के करंट को ये भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। इसी के अनुसार ही मिलके हमारा ये जो एलसीआर है, ये भी कंट्रोल करके, ये भी हमारा जो इनपुट जो सिग्नल आ रहा है ना, वो उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी एलईडी होती है। ये भी जिस प्रकार से ऑप्टो कपलर काम करता है ना, बस उसी प्रकार से, बस फ़र्क ये है कि ऑप्टो कपलर जो रहता है उसमें अंदर ट्रांजिस्टर या डिजिटल ऑप्टो कपलर आ रहे हैं, जिनके अंदर लॉजिक गेट्स वगैरह रहते हैं, वो रहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक एलडीआर रहता है, ठीक है। इसको आप एक फोटो रजिस्टर भी कह सकते हैं। एक लाइट के द्वारा रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जाता है, ये भी आप कह सकते हो। और एक लाइट के थ्रू करंट को कंट्रोल करना, लाइट के थ्रू रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना, ठीक है। अब देखने में रेजिस्टेंस आपको, ठीक है, चलो 2 वाट के रेजिस्टेंस है देखने में। इसमें अगर आप नज़र मारोगे तो सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट्स है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ही है इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती करते हैं वो लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की ही करते हैं। प्रैक्टिकल वाले लोगों ने रट्टा मार रखे हैं 10 ओम का, 100 ओम का, 1K का, 10K का, ठीक है। 5-7 रेजिस्टेंसों का रट्टा लगा होता है उनको, तो वो उस हिसाब से देख लेते कि बुरा बुरा लाल जी की, है ना, कभी बुरा बुरा ब्लैक, बुरा बुरा ब्राउन, ऐसा करके इन्होंने रट्टा मारा। उस रट्टे से अगर आप चलोगे तो थोड़े से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर सबसे बड़ा कंपोनेंट है तो साथियों वो रेजिस्टेंस है। जो लोग रेजिस्टेंसों के बारे में सीख गए, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है ना, तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर आप सीख जाते हो ना, सिर्फ और सिर्फ अकेला रेजिस्टेंस के बारे में सीख जाते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक 50% सीख जाते हो। और जिन लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में प्रॉपर नहीं सीखते, तो आप मान के चलो भी कुछ नहीं सीखा। मैं 50% का मतलब ये नहीं कहता कि अगर आपने सिर्फ कलर कोड जानने, अगर आप कलर कोड जानेंगे ना रेजिस्टेंसों की वैल्यू निकालने, तो आप यूँ कह सकते हैं कि आप 25% इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस के कलर कोड से वैल्यू निकालने, वो भी एक बहुत बड़ा मेथड है। उससे भी अगर आप सीख जाते हो तो भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। तो ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इधर देखो, यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक ड्राइवर जो सेक्शन होता है ना, ड्राइवर सेक्शन के ये एक बैंक कैपेसिटर है, ठीक है। कभी अगर आउटपुट के कैपेसिटर ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं ना एक बार में, ज़्यादा ओवरलोड में, तो ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं, ये ड्राइवर सेक्शन के करंट को कभी कम नहीं होने देते, जिससे हमारा जो ड्राइवर सेक्शन उसके वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो गए, तो उसका जो सिग्नल है वो भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और यहाँ पे कुछ रेगुलेटर सप्लाइयों के लिए ये जो रेजिस्टेंस लगे, 4 रेजिस्टेंस लगे ना, तो 4 यहाँ पे रेगुलेटेड सप्लाइयाँ बनती है, ठीक है। एक तो ट्रांजिस्टर से भी रेगुलेटेड सप्लाई बनती है और जिनर से भी बनती है। अब जिनर की सप्लाई, ठीक है, एक सप्लाई तो हमारी जो है इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए भी चाहिए, और एक सप्लाई जो हमारा यहाँ पे जो इसके अंदर डिफरेंशियल स्टेज बनता है उसके लिए भी चाहिए। क्योंकि जो आईसी है इसने तो क्या करना है, गेन को कंट्रोल करना है, ठीक है, गेन कंट्रोल करना है,
उसके लिए प्लस जो स्टार्टिंग के अंदर इनपुट सेक्शन के अंदर आईसी लगाई जाती है। उसके बाद में इसमें डबल सिस्टम है, आईसी भी इसके अंदर होती है और डिफरेंशियल स्टेज भी इसके अंदर रहता है, जहाँ पे मेरी टोन कंट्रोल की जाती है, टोन कैसी चाहिए, है ना, कितने एक सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करना है, वो सब चीज़ें डिफरेंशियल स्टेज पे डिपेंडेड होती है। डीसी ऑफसेट है ना, तो वो सारे का सारा डिफरेंशियल स्टेज के हाथ में होता है। तो साथियों ये हमारा जो बोल्ड है, इस बार बोल्ड के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी भी दी। ड्राइवर सेक्शन जो इसका रहता है साथियों, ये यहाँ से लेके इस वाला जो बीचों बीच कह रही है, ये यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन रहता है। कुछ आउटपुट के ट्रांजिस्टर इसमें इधर लगा दिए जाते हैं, कुछ आउटपुट के ट्रांजिस्टर इधर लगा दिए जाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले वगैरह का भी जो कनेक्शन है वो यहीं रहता है, रिले वगैरह के जो प्रोटेक्शन सेक्शन है वो भी इसके अंदर यहीं रहता है। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग इन एम्पलीफायरों की रिपेयरिंग अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो ये एडवांस टाइप के हैं। तो आप लोग अगर चाहे नए हो चाहे आप पुराने हो, पहले तो आपको मैं नए लोगों के लिए बता देता हूँ। अगर आप लोग नए हो तो नए लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे। तो साल, 1.5 साल तक आप लोगों को धैर्य रख के क्या करना चाहिए कि जो छोटे एम्पलीफायर, ठीक है, सिंगल सप्लाई से लेके ड्यूल सप्लाई के क्लास ए बी या क्लास एच तक पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है। जब तक आप क्लास एच तक क्लियर हो जाते हो ना, तो फिर आप लोगों को ये बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को समझ जाओगे, रिपेयर कर लोगे। तो जो नए लोग हैं, नए लोगों को सीखना चाहिए। नए लोगों मेहनत करो, मेहनत करके आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, अकेला मैं ही नहीं सिखाता, ठीक है। मेरे कोर्स की तो आपको फ़ीस भी कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि मेरी जो सिखाने का प्रोसेस है वो एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो जो लोग क्लास एच वगैरह से ऊपर तक आते हैं, ठीक है, छोटे से लेकर मैं बड़े तक सिखाता हूँ, यहाँ तक भी सिखाता हूँ, इसलिए मैं जो फ़ीस है वो एडवांस लेवल तक की लेता हूँ। और मेरी जो थ्योरी है, मेरे जो सिस्टम है सिखाने का, वो सभी से अलग है। जो मैं फ़ीस ले रहा हूँ वो एक वाजिब फ़ीस है। मेरे कोर्स के लिए वो फ़ीस अगर 1 लाख रुपए हो ना, तो भी आपको सीखने के बाद में उस चीज़ों का पता चलता है कि मेरे वाली फ़ीस का कितना क्या महत्व है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो मैंने बताया नहीं है, लेकिन मेरे जो कोर्स की फ़ीस है वो 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये में आपको रहने की सुविधा देंगे, खाने का जो चार्ज है वो अलग है। खाने का जो प्रोसेस रहता है ना, हमारे इधर गवर्नमेंट रसोई में खाओ तो महीने के सिर्फ 600 रुपये लगते हैं। अगर बाहर आप होटल वगैरह से, टिफ़िन सेंटर से खाओ तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको मटर पनीर अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप 200 वाला खाओ चाहे 500 वाला खाओ। उस खाने के लिए हम लोग किसी को ये नहीं कहते कि आप ये मत खाओ या वो मत खाओ। रहने की सुविधा हम देते हैं। जितने सीखने वाले जो स्टूडेंट है वो सारे एक जगह ही रहते हैं। और जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उससे थोड़ा सा अलग है, दूर है, वो मार्केट के अंदर है, मेन मार्केट के अंदर। रहने की जो सुविधा, वहाँ आपको सभी लोगों को रहने की सुविधा भी दी जाती है, ठीक है। और जो कोर्स के लिए सीट जो बुक करानी होती है उसमें 10,000 रुपये पहले जमा कराने पड़ते हैं, अपना आधार कार्ड दे के फिर सीट बुक होती है, ठीक है। और वो डालने के बाद ही हम सीट उसकी फ़िक्स मानते हैं, फिर ही हम बुलाते हैं, ठीक है। हम और आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास में पहले फ़ोन भी करते हैं, है ना, नए लोग फ़ोन करते हैं तो उनको मैं डायरेक्टली मना कर देता हूँ। मैं उनको यही कहता हूँ कि भैया देखो आपके पैसे ऐसे ही लग जाएंगे, है ना, क्योंकि नया आदमी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर उसको कुछ न कुछ पहले चाहिए नॉलेज। मैं बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको मैं आज भी बता देता हूँ। जो नए लोग हैं जिनको ये लगे कि यार सर की फ़ीस बहुत है, तो सर की फ़ीस बहुत नहीं है, आपको आपके नॉलेज के अनुसार आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपका नॉलेज कम है इसलिए। तो वो फ़ीस आपको कम कब लगेगी, जब आप साल 2 साल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जाओगे, जब आप किसी के यहाँ सीखने के लिए जाओगे। तो साल 1.5 साल आप लोकल में लगाओ, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ सीखो। तो उसके बाद जब आप कुछ सीखोगे तो आपको वो फ़ीस है वो नॉर्मल लगने लग जाएगी। आपको लगेगा कि यार जितना सिखा रहे हैं उसके मुकाबले में तो फ़ीस कुछ भी नहीं है। और अगर आपको पहले नॉलेज नहीं, आप झूठ बोल के आगे वैसे, तो भाई साहब आपके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा। फिर तो आपको पूरी ज़िंदगी घर वाले भी ताने देंगे कि ऐसे वहाँ 50,000 रुपये डुबो के आ गए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे कुछ पहले आपको नॉलेज ही नहीं होगी, सीख ही नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी की जो किताब है साथियों वो खुली है। अपने को कोई लालच नहीं है, अपने को ये नहीं है कि यार मैं अगर किसी को ऐसा वैसा बोलूँगा, किसी को लालच में दे के मीठा बोल के यहाँ पे बुलाऊँ तो मेरा फ़ायदा, मुझे मेरा फ़ायदा नहीं चाहिए। पहले सीखने वाले का फ़ायदा चाहिए, उसके बाद में मुझे मेरा फ़ायदा चाहिए। मैं तो दिन में अगर 10 लोग नए फ़ोन करते हैं कि सर हमें सीखना, तो पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हो। साउंड वाले बहुत फ़ोन करते हैं बेचारे कि हम लोग सीख जाएँ तो ठीक है। अब जिनको मैं मना कर देता हूँ बाद में उनके नज़र में नवनीत सर बेकार है,
उनके नज़र में नवनीत सर का सेंटर सही नहीं है, सिखाने का तरीका गलत है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसका बेकार में ऐसे बेचारे का किसी का क्यों पैसा लग जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत से चाहे उसने कमाया चाहे उसके पापा ने कमाया, आज अगर वो सीखेगा बढ़िया तरीके से नॉलेज लेके आएगा, सीख के आएगा, तो भैया कल को हमारी प्रशंसा करेगा, नहीं तो हमें गालियाँ देगा, हमारे सेंटर को गालियाँ देगा, वो खुद की तो कमी निकालेगा नहीं, है ना। वो फिर ये सोचेगा कि वहाँ पे लूटा जाता है, वहाँ पे ठगा जाता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, दुनिया भर की वो बातें बताएगा, कभी किसी ग्रुपों में डालेगा हमारे बारे में गलत सलत ये, क्योंकि वो खुद की कमी नहीं निकालेगा। इसलिए आप लोग पूरे सूझवान होकर समझदार होकर समझदारी से डिसीजन लेना है, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, कमाया जाता है, उसको आपने पूरा सोच समझ के लगाना है। देखो मैं तो ये कहता हूँ, आप जल्दबाजी में आके मुझे पैसा मत दे के जाओ, आप साल 2 साल पहले कहीं कहीं सीखो, हमारे यहाँ आने के लायक बनो, हमारे यहाँ आने के काबिल बनो। जब आप यहाँ आने के काबिल बन जाओगे, आपकी काबिलियत हो जाएगी ना कि आप यार 50,000 रुपये का डिसीजन ले सकते हो, तब आप आओ। जब तक आपकी काबिलियत 5,000 रुपये खर्च करने की भी नहीं है ना, तब तक आपको 5,000 रुपये भी खर्च करने नहीं चाहिए, आपको वो भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक में स्टार्टिंग करोगे ना, कुछ समय दोगे, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने, तो फिर आपको 5,000 रुपये भी वाजिब लगेंगे, क्योंकि मैंने यार 5,000 रुपये भी लगाए ना, तो सही वाजिब लगाए। जिन लोगों के पास में पैसे की टेंशन नहीं है, जो पैसा लगा सकते हैं और उनको बस दिमाग में ये है कि यार पैसा लग जाए, हमने तो सीखना है, तो भाई नए लोगों के लिए ये है कि कोर्स तो 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स तो मैं चाहूँ तो 20 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, पर 20 दिन में आप ट्रेंड नहीं हो पाओगे, ठीक है। 20 दिन का कोर्स, महीने का कोर्स लेने के बाद में आपको साल 1.5 साल तक लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मैं बताऊंगा, जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं तरीके बताऊंगा, वो आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप घर पे नहीं सीख सकते, महीने 2 महीने आप घर पे ट्राई करना नहीं सीख सकते, तो बाद में अगर आप मुझसे ट्राई करोगे तो मैं बाद में आपको ऐसी जगह शिफ्ट करूँगा जो लोग मेरे यहाँ से सीख के गए हैं और जिनका काम बड़े पीक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा काम है। उन लोगों को किसी न किसी मेंबर की आवश्यकता रहती है, किसी न किसी ऐसे आदमी की आवश्यकता रहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में प्रैक्टिकल करना चाहता है, तो भाई हम उस आदमी को साल के लिए 6 महीने के लिए वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे उसको रहने की और खाने की सुविधा मिलेगी, लेकिन उसको कोई तनख्वाह वगैरह नहीं मिलेगी। कोई सोचे कि मुझे सैलरी मिले, तनख्वाह मिले, ठीक है, 2,000 5,000 10,000, ये चीज़ें नहीं मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको साल भर तक प्रैक्टिकल मिलेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले का आप प्रैक्टिस करते समय कुछ नुकसान भी कर सकते हो, कुछ उसका काम है ना घटाने की जगह बढ़ा भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, तो वो आपको झेलेगा साल भर तक। तो ये हो सकता है ना। या फिर आप उससे अच्छा है कि आप लोकल में, अब लोकल में जो नए लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें कोई एम्पलीफायर वाली दुकान पे जाएं, हम एम्पलीफायर जो रिपेयर कर वही हमें रखे, वो नहीं रखेगा आपको। आप किसी टीवी वाले की दुकान पे जाओ, वहाँ पे आप साल 1.5 साल तक उसकी दुकान पे झाड़ू लगाओ, उसकी सेवा पानी करो, तो आपको वो कुछ न कुछ सिखाएगा। इन्वर्टर वाले के पास में जाओ, वहाँ पे आप उसकी दुकान पे झाड़ू पोछा करो, उसके पास बैठो, उससे सीखो, उसको गुरु बनाओ, सुबह सुबह जाके उसके पैर छुओ, ठीक है। एक उसके शिष्य, पहले काबिलियत लो कि शिष्य भी कैसे बना जाता है, तब आप जो है काम वो सीख पाओगे। और उसके बाद में जो दूसरा ट्रेंडिंग है वो आपको बता दिया कि पैसे लगा करके सीख सकते हो, यही है। अभी हमने तो हमारे बारे में जो लगभग चीज़ें वो बता दी है। हमारा जो कोर्स है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वालों के ही समझ में आने वाला है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो बोर्ड है वर्किंग करता है। नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टेप से है, ये बोर्ड इस तरीके से है ना। देखो साथियों, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है ना उसमें भी इसका चैप्टर है, लेकिन मैं हर आदमी को ये नहीं बोलूँगा कि भाई तू वहाँ जाके 7-8 हज़ार रुपये वेस्ट कर दे और इसके बारे में सीख ले, है ना। जो मैंने बताया उससे भी बेहतर तरीके से और प्लस इसके डायग्राम के साथ में जो है इस एम्पलीफायर के बारे में, क्लास टीडी के बारे में विद डायग्राम के साथ में वहाँ पे समझाया गया है, बताया गया। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस पे काम कर लेते हो या क्लास एच पे काम कर लेते हो, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप काम ही नहीं करते और डायरेक्ट आप सोचते हो यार क्लास टीडी के बारे में वहाँ से सीख लूँ, तो भैया देखो डायरेक्ट तो आप कहीं पे भी पैसे लगा दो, आप ऐसे ही चले जाएंगे। आप कुछ जानकारी रखते हो तो आप ऑनलाइन में कम पैसे में भी काम चला सकते हो। आप 7-8 हज़ार रुपये उसका चार्ज है। क्लास टीडी का एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर में, नवनीत डीजे रिपेयरिंग के नाम से, वहाँ जाओ, डाउनलोड करो,
अपना जीमेल और मोबाइल नंबर लगा करके और उसमें लॉगिन करो और क्लास टीडी वाले को ख़रीदो, जिसमें आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा। और लेकिन उसका टाइमिंग 1 महीने का रहेगा भैया, वो जो एप्लीकेशन है उसका ड्यूरेशन है, ठीक है। 1 महीने का आप टाइम निकाल करके फिर पैसे उसमें लगाना आप, नहीं तो महीने बाद में वो एप्लीकेशन आपके वहाँ पे चलेगा नहीं। बाद में कभी आप ये दोष दो कि सर मैंने एप्लीकेशन तो खरीदा था, 7-8 हज़ार रुपये भी उसमें लगा दिए, लेकिन उसके बाद में मैं बिज़ी हो गया, मैं देख नहीं पाया। आपको जब टाइम हो तभी आप वहाँ पे पैसे लगाना। 1 महीने बाद में वो बंद हो जाएगा, महीने बाद में आपके पास में सॉरी खैर ये वाला तो लाइफ टाइम के लिए, ये तो लंबे टाइम भी शायद चलेगा, लेकिन डिपेंड करता है। फिर भी आप लोग अपना जो टाइम है ना महीने का निकाल कर उसी हिसाब से चलो कि कल को बाद में आप मुझे ना दोष दो, है ना। ऑनलाइन में आपने कुछ भी सीखा किया वो आपकी मेहनत पे है, उसका दोष आप मुझ पे नहीं दे सकते। आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, मैंने उसके अंदर बहुत बारीकियों से समझाया गया, लेकिन समझ आपको तभी आएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रहेगा। तो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करने हैं, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और मुझे पता है 10-15% लोग तो ऐसे भी रहते हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करने वाले भी होते हैं, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं होता, है ना। क्योंकि वो लोग हैं जिनको मैंने मना कर दिया था कभी कोर्स के लिए, वो नए लोग होते हैं जिनको हम लोग मना कर देते हैं कि भैया आपको नहीं लेंगे। तो वैसे लोग क्या है उल्टा सीधा कमेंट बहुत करते हैं, तो सभी के कमेंटों को अपने को जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जिनको समझ में आई है, जो लोग इसके बारे में कुछ जाने, तो वो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों में या ग्रुपों में शेयर करो, तो वो आपका फ़र्ज़ है, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।